नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर धोखाधड़ी या साइबर क्राइम के विभिन्न तरीकों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं साइबर धोखाधड़ी के बारे में आपको अवगत कराऊंगा, जिससे कि आप सतर्क रह करके अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल बैंकिंग और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से परेशान किया जाता है और इसी को साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। साइबर स्टॉकिंग ज़्यादातर मोबाइल के माध्यम से या कुछ जगहों पर ईमेल भेज करके भी किया जाता है। जब किसी महिला का या किसी बुजुर्ग का या वैसे लोगों को जिनका कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, उनको परेशान करना, उनको मैसेज भेजना, उनको कोई ऐसे वीडियो भेजना जिसको कि वो पसंद नहीं करते हैं और वे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, तो इस तरह का जो क्राइम है इसको बोला जाता है साइबर स्टॉकिंग। दूसरा हम बात करते हैं वो है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग क्या है? तो स्क्वैटिंग का अर्थ होता है मोड़ना या बैठना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के डोमेन को या बिजनेस के नाम को या बिजनेस का जो ट्रेडमार्क है उसको अवैध तरीके से प्राप्त कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइबर स्क्वैटिंग। अब हम बात करते हैं साइबर वसूली की। साइबर वसूली क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से आपकी कोई निजी जानकारी हासिल कर लेता है और आपको वो ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए तो आपकी जो निजी जानकारी उसके पास है, वो हो सकता है कि आपका कोई वीडियो हो सकता है कि आपका कोई फ़ोटो हो, उसको वो लोगों के सामने उजागर कर देगा और इससे लोग घबरा करके उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं और फिर इसी को हम लोग बोलते हैं साइबर वसूली। अगला जो बात हम करने जा रहे हैं वह है साइबर धोखाधड़ी का। तो साइबर धोखाधड़ी में किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाना साइबर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और इसके लिए सरकार ने कानून में 3 साल की सज़ा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं साइबर आतंक की। ज़्यादातर आप देखते हैं आज के समय में जो लड़ाई है एक देश का दूसरे देश के खिलाफ, वो कोई हथियार से लड़ाई नहीं है। आज जो लड़ाई है वो साइबर स्पेस में लड़ाई ज़्यादा होती है। मतलब कि एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर सिस्टम को या फिर जो संस्थान है उसको निशाना बनाते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं, उनको तहस नहस कर देते हैं, जिससे कि वहाँ का कामकाज ठप हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइबर आतंक। अब हम बात करते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग एक ऐसा तकनीक है जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड या फिर किसी वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से उसकी निजी जानकारी या पासवर्ड या डेबिट कार्ड का पिन नंबर वगैरह हासिल कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग। और अपराधी अपने निर्धारित व्यक्ति विशेष को ईमेल के माध्यम से किसी वेबसाइट का लिंक भेजता है। उस लिंक पर जब व्यक्ति क्लिक करता है ना, जब लालच में आकर के कोई ऐसा
लालच दिया जाता है कि व्यक्ति उसको लिंक को क्लिक करता है, और जैसे ही लिंक को क्लिक करेगा तो उसमें आपकी जो जानकारी होती है हो सकता है पहुंच जाए, या फिर आप खुद ब खुद उसमें आप जानकारी साझा करते हैं और जो निजी जानकारी आपकी है वो अपराधी के पास पहुंच जाता है। इसका अपराधी गलत इस्तेमाल करते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। अब हम बात करते हैं विशिंग की। तो विशिंग क्या है? विशिंग का मतलब होता है, जैसे कि फिशिंग में आपको ईमेल के माध्यम से आपकी निजी जानकारी चुराई जाती है, विशिंग में मैसेज के माध्यम से, मोबाइल मैसेज के माध्यम से, या फिर फ़ोन करके, मोबाइल पर फ़ोन करके आपसे आपकी निजी जानकारी ली जाती है और फिर आपके अकाउंट में अपराध किया जाता है, आपके अकाउंट में पैसे निकाले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं विशिंग। इसमें व्यक्ति को लॉटरी या किसी इनाम का लालच दिया जाता है। इनाम के लालच में क्या होता है कि अपनी जानकारी लोग साझा कर देते हैं, जैसे कि पिन नंबर हो गया अकाउंट का या डेबिट कार्ड की जानकारी, वो सब साझा कर लेते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं विशिंग। उसके बाद हम बात करते हैं जूस जैकिंग। जूस जैकिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि जब आप सार्वजनिक जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गया या एयरपोर्ट वगैरह पर जब आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय आपने देखा कि भाई मेरा जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल का जो डेटा है वो ख़त्म हो रहा है, चार्ज ख़त्म हो रहा है, और आपको नज़र आ जाता है कि कोई प्लग में लगा हुआ है चार्जर और केबल लगा हुआ है। आप फट से जाते हैं और उस चार्जर और प्लग को यूज़ करके अपने मोबाइल को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं हो, उसमें होता क्या है कि जब आप चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो जो केबल है उसमें कोई चिप लगा रहता है दूसरे छोर पर, जो आपके मोबाइल का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो अपराधी को पहुंचा देता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो किसी ने हैक कर लिया है, और फिर इस तरह से आपके अकाउंट में चोरी को अंजाम दिया जाता है। तो जब भी आप बाहर जाएं तो कोशिश करें अपने मोबाइल को चार्ज करके जाएं, या पावर बैंक लेकर जाएं, या अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया आपको अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो आप अपना खुद का चार्जर और डेटा केबल इस्तेमाल करें। अगली जो साइबर धोखाधड़ी है उसको हम बोलते हैं फार्मिंग। इसमें अपराधी वेबसाइट में कोई कोड स्थापित कर देता है ना, कोई कोड स्थापित कर देता है और उस वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करने पर व्यक्ति किसी दूसरे वेबसाइट पर चला जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप दूसरे वेबसाइट पर चले आए हैं जो कि असली नहीं है, और वहाँ पर जब आप अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं तो वो साइबर अपराधी के पास चला जाता है और फिर आपके अकाउंट में हो सकता है कि वो फ्रॉड कर दे। अगली जो साइबर अपराध की श्रेणी में आती है वो है स्कीमिंग। स्कीमिंग का उपयोग ज़्यादातर एटीएम मशीन में किया जाता है। जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा हो, शायद कहीं आपने गौर किया हो सकता है कि कोई पहले से जहाँ पे आप कार्ड डालते हैं वहाँ पर कोई डिवाइस लगा हुआ है, कोई उपकरण लगा हुआ है। अगर कोई उपकरण लगा हुआ है एक्स्ट्रा तो आप अपना कार्ड एटीएम में मत डालिए, वहाँ से आप निकल जाइए। अन्यथा क्या होगा कि आप जब कार्ड अपना डालेंगे तो आपके कार्ड की जो जानकारी है वो चुरा ली जाएगी और फिर उससे डुप्लीकेट कार्ड बनाकर आपके अकाउंट में फ्रॉड कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो टारगेट पर्सन होता है जिसके साथ फ्रॉड करना होता है उसको बहुत सारे मेल भेजे जाते हैं। बहुत सारे मेल जब आते हैं, उस लिंक में, जो मेल का लिंक होता है उसमें कोई वायरस या मालवेयर अटैच होता है, उससे जुड़ा रहता है। जब व्यक्ति उस लिंक को क्लिक करता है तो जो वायरस है, जो मालवेयर है, उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे कंप्यूटर से व्यक्ति की निजी जानकारी चुरा करके
अपराधी को पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग में ज़्यादातर बैंक परेशान रहते हैं इस स्पूफिंग की प्रक्रिया से। इसमें क्या होता है कि बैंक की वेबसाइट का डुप्लीकेट बना दिया जाता है और इसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों को लगता है कि यह बैंक की असली वेबसाइट है और जब वहां पर अपनी जानकारी साझा करते हैं तो वो क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है, जिसका कि क्रिमिनल्स गलत इस्तेमाल करते हैं। KYC फ्रॉड ये आजकल कोरोना के समय में ज़्यादातर देखने के लिए मिला। यहाँ पर क्या होता था कि आप जानते हैं कोरोना के समय में लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और हो रहा था। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, बैंक भी नहीं जा रहे थे। तो इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके जो अपराधी हैं वो अकाउंट होल्डर को फ़ोन करते थे कि भाई आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा क्योंकि आपने KYC कंप्लीट नहीं किया है। और जब आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, तो आप किसी भी प्रकार का बैंक से लेन देन नहीं कर सकते हैं। अब व्यक्ति क्या होता है कि घबरा करके अपनी जानकारी जो है फ्रॉडस्टर को, जो क्रिमिनल है, उसको दे देता है और फिर इस तरह से उसके अकाउंट में फ्रॉड होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बैंक किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी मोबाइल फ़ोन से नहीं प्राप्त करता है, नहीं मांगता है, नहीं साझा करता है। अगले धोखाधड़ी की जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं सिम स्वैप। सिम स्वैप में व्यक्ति के मोबाइल सिम के गुम होने की सूचना दे करके उसको ब्लॉक करा दिया जाता है और फिर उसकी जगह पर दूसरा सिम इशू करा लिया जाता है, बनवा लिया जाता है। इस तरह जब भी व्यक्ति के बैंक में ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं पहुंचती है जिसका कि वो अकाउंट होता है और जिसका सिम या मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में अटैच होता है। अब जो डुप्लीकेट सिम बन गया है उसके ऊपर में सारी जानकारी जाने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम स्वैप। अगली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं UPI संबंधी फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी वस्तु को किसी वेबसाइट पर बेचना चाहता है, इसमें अपराधी क्या करता है कि व्यक्ति को बोलता है कि वह उसका सामान खरीदना चाहता है और इसके लिए जब वो पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट के लिए पहले अपराधी क्या करता है, छोटी सी रकम उसके व्यक्ति के अकाउंट में भेजता है। जब व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि नहीं, जो मेरा सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा सामान खरीदेगा और उसके लिए मुझे पेमेंट करेगा, फिर क्या होता है कि व्यक्ति, जो अपराधी है, व्यक्ति को UPI के माध्यम से मनी कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब कि वो उसके व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। अब जो सामने वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देता है, उसको अलाउ कर देता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आने की जगह पर उसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम है, साइबर अपराध हैं जिसको कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा अंजाम दे रहे हैं। मैंने ये जानकारी आपको इसलिए साझा की कि आप सतर्क रहें। जब भी कोई इस तरह की घटना आपके आसपास में होती है तो उससे आप अपने आप को सावधान रखें और अपने खाते में जो पैसे हैं उसको भी सुरक्षित रखें। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा साइबर अपराध क्या है, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।